Hey learners, welcome back to my YouTube channel, and this is my fourth video from chapter Federalism from your political science book. I have already uploaded 3 videos from this chapter to understand the concept very clearly. First you watch those videos and only after that you are able to understand what I am going to teach you today. So shall we start our today's topic? Our today's topic is decentralization in India. डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले आपको फेडरलिज़म अच्छे से समझ आया होगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होती हैं, वही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है। डिसेंट्रलाइजेशन भी वही एक तरह से आप कह सकते हो कि जब हम सेंटर और स्टेट की पावर लेकर के कुछ पावर्स जो है हम लोकल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करते हैं, वही जो शेयर करने का प्रोसेस है और लोकल गवर्नमेंट को जो पावर दी जाती हैं वही डिसेंट्रलाइजेशन है। अब क्वेश्चन उठता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की इंडिया में क्या ज़रूरत थी। तो उसको समझने के लिए आपको पहले ये एक बार मैप को देखिए जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। आप देख रहे होंगे कि इंडियन स्टेट्स की जगह पर कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड वॉच ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि इतने सारे जो नेशन हैं यदि उनको मिलाया जाए तो इंडिया फॉर्म होता है। यानी कि इंडिया जो है इतना वास्ट नेशन है कि उसके साथ इतने सारे कंट्रीज़ को वो अपने अंदर लेकर बैठा है। दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा जो इंडिया है उसके अंदर रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं कि उन्हें केवल 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट सोल्व आउट इट। सो वी नीड द थर्ड वन। और द बेसिक आइडिया जो है वो था कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो केवल लोकल लेवल जो है वही उसको अच्छे से सेटल्ड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक झुग्गी झोपड़ी के अंदर जो पर्सन रह रहा है उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये टाटा, अंबानी, बिरला जो फैमिलीज़ हैं वो नहीं समझ पाएंगी। और टाटा, बिरला, अंबानीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो झुग्गी झोपड़ी वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा। तो यही पर कि लोकल लेवल के अंदर जो हमारी रूरल एरियाज़ होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वहाँ के जो पीपल हैं वही अच्छे से सेटल्ड आउट कर सकते हैं। उन्हें ही पता है इनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब इस लोकल गवर्नमेंट को हमने बनाया था, फॉर्म किया था, उस समय पर इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, लेकिन 1992 में इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए और इसे इफ़ेक्टिव बनाया गया। अब वो चेंजेस क्या थे उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला था कि रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए और ये इलेक्शन जो रेगुलर इंटरवल है वो 5 साल का है। 5 साल के बाद वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होते हैं और दूसरे पंच व सरपंच का चुनाव किया जाता है या दूसरे लोकल लीडर्स का चुनाव किया जाता है। बट इन केस यहाँ पर एक बात मैं आपको नोट डाउन कराना चाहूँगी कि इन केस यदि ऐसा होता है कि 5 साल से पहले मान लीजिए 3 साल में जब 3 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद ये डिज़ोल्व हो जाती हैं किसी भी रीजन से, या जो इसका पॉलिटिकल लीडर है वो सडन उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद का क्या, क्योंकि 3 ही साल गवर्नमेंट चली है तो इनकी इसके डिजॉल्व होने के 6 मंथ्स के अंदर दोबारा से इलेक्शन कराने होंगे और अब जो गवर्नमेंट आएगी जो बनेगी वो 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती हैं। तो 3 + 2 5 हो जाते हैं, तो टोटल 5 ईयर्स ही रहेंगे। 2 ईयर्स के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे और फिर जो गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। दूसरा जो रीज़न था कि ऐसी जो शेड्यूल्ड कास्ट पीपल होते हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए सीट रिजर्व्ड की गई ताकि वो भी आगे आएँ। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई। इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिससे कि इसे और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके।
अब हम स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो फैमिली होती है, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं। उसको उसे या तो हम विलेज कहते हैं, उसे या विलेज कहा जाता है या फिर सिटीज़ कहा जाता है। जब बहुत सारे विलेजेस या छोटे छोटे सिटीज़ को मिलाया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर स्टेट बनता है, और स्टेट से कंट्री बनता है। तो कंट्री यानी कि जहाँ कंट्री की बात आती है तो वहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट्स की बात आती है तो वहाँ पर स्टेट्स गवर्नमेंट होती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या, इसके अंदर भी हमारे 3 हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेज और सिटीज़। इनका क्या, इनको रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर आई लोकल गवर्नमेंट। अब विलेजेस के प्रॉब्लम्स को सिटीज़ के पीपल नहीं समझ पा रहे थे, और सिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो विलेज के पीपल नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए हमने अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉलो किया। यहाँ पर होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट, और यहाँ पर होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब आपको समझ आया होगा। अब हम वापस से अपने डायग्राम पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ग्राम सभा या विलेज असेंबली होती है, जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर विलेज के जितने भी वोटर्स हैं वो सारे उसके मेंबर होते हैं। ये जो अडल्ट पॉपुलेशन है हमारी, ये विलेज पंचायत का चुनाव करती है, जिसमें से सरपंच बनता है, और कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं जो उसकी हेल्प करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। तो सरपंच और पंच यहाँ से चुनकर आते हैं। उसके बाद जब बहुत सारे विलेजेस मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जिसे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या मंडल कहा जाता है, और इसके ऊपर जिला परिषद होती है। सिटीज़ के अंदर नगर पंचायत होती है, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। और जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उनके लिए ऑटोनोमस काउंसिल्स होती हैं, उसके लिए पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी दोनों ही इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ये टोटली पंचायती राज का स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे ग्राम सभा होती है। जो ग्राम सभा होती है वो सारे विलेज के वोटर्स उसके मेंबर्स होते हैं, और ये साल के अंदर 2 से 3 मीटिंग अरेंज करती है, जिसके अंदर उन मीटिंग्स में ये रिव्यू करती है किसका ग्राम पंचायत के वर्क का उसने कैसा काम किया है, और बजट इशू करती है। बजट के अंदर जो भी पंचायत को काम करवाने होते हैं, स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, सड़कें बनवानी हैं, कुएं खुदवाने हैं, तालाब बनवाना है, तो जहाँ पर भी जो भी नीड्स हैं उनकी, वो बजट का प्रस्ताव रखती हैं, और ये देखती हैं कि कितना उनके लिए लायबल है और कितना बजट है, और उसके अकॉर्डिंग वो कितना खर्च कर सकते हैं। ग्राम पंचायत हमने बात करी, एक बड़ा विलेज हो या फिर कुछ छोटे छोटे विलेजेस जो होते हैं उनको मिला करके हम एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन होती है, यानी 18 ईयर से जो बड़े होते हैं, 18 या 18 साल से जो ऊपर उम्र के होते हैं, वो इनके लिए वोट डालते हैं, और फिर बनकर आते हैं पंच और सरपंच। और ये हमारी इस बड़े गांव या इन छोटे छोटे गांवों के लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बन जाती है। बहुत सारी पंचायत्स को मिला करके हम ब्लॉक समिति, पंचायत समिति या मंडल, ये तीनों एक ही नाम है, उसका चुनाव करते हैं, और इन छोटी छोटी पंचायत्स के जितने भी पंच व सरपंच होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। ऐसे ही जब हम बहुत सारे मंडल्स को मिलाते हैं तो हमारी जिला परिषद बनती है, जिसके मेंबर्स एमएलए एमपीज होते हैं। ये विलेजेस पे होती है, ये ब्लॉक्स में होती है, और ये ज़िले में होती है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आती है अर्बन रूरल गवर्नमेंट की। अर्बन रूरल गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है नगर पंचायत, फिर म्यूनसिपैलिटीज़, और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो विलेजेस अभी अभी स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट हो गए हैं वहाँ पर होती है नगर पंचायत।
स्मॉल सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपैलिटी होती है और बिग या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। दोनों ही म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि इलेक्टेड होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और इनका जो पॉलिटिकल हेड होता है वो मेयर होता है। दिस इज़ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं उनका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? मेयर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी doubt regarding any topic you can ask me. If you like my video then please share with your friends and subscribe it and press the bell button so that you will get the notifications of my another video. Thank you.